हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर सेकंड के सेक्शन ए का जो सेक्शन है आप लोगों को इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और प्रशासन का जो टॉपिक है उसके एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर का नाम है दल बदल अधिनियम या दल बदल कानून भी कह सकते हैं। और ये बीपीएससी के क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि दल बदल से आप क्या तात्पर्य है, दल बदल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट हो गया दल बदल राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है और दल बदल कानून के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। और एक चीज़ मैं और भी कह देना चाहता हूँ कि दल बदल से यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इसी डायमेंशन में से आपका टच कर जाएगा। आप विश्वास रखिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्योंकि दल बदल से संबंधित जितने डायमेंशन बन सकते थे मैंने सारे डायमेंशन को मैंने कवर कर लिया है, आप निश्चिंत रहें। तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने सोचा था कि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करवाया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे नहीं देखने को मिल रहा है वीडियो पर। तो मुझे लगता है कि इस सेगमेंट को छोड़ करके दूसरे सेगमेंट को स्टार्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज का जो यूथ वर्ग है, जो स्टूडेंट है, उनकी प्राथमिकता होती है कि जहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो, वहाँ के कंटेंट को लोग पसंद करते हैं। और चूंकि हमारा चैनल तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना अच्छा पॉलिटी का कंटेंट अभी मेरे पास डालने का मेरे पास प्लानिंग था और मैं डाल भी रहा हूँ। ये मेरा तीसरा क्लास है, लेकिन पता नहीं लोगों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। और मैं तो कहता हूँ कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स से कंपेयर कीजिएगा। चाहे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाया हूँ, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर, चाहे मेरी जो पॉलिटी की क्लास चल रही है, आप इसे कंपेयर कीजिएगा। आपकी नज़र में कोई भी अगर इंस्टीट्यूट हो सिविल सर्विसेज का, आप वहाँ की कंटेंट से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये कंटेंट कभी भी आपको कम नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर भी लोग जो है वहाँ पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो, भीड़ तंत्र हो, है ना। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इस सीरीज को स्टार्ट रखेंगे जब आप लोगों के द्वारा पॉजिटिव रिस्पांस कंटिन्यू बना हुआ रहा। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है दल बदल कानून को हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड की मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, 1947 में उस उस समय से लेकर के लगभग आप कह सकते हैं कि 1967 तक का जो इतिहास रहा वो सेंट्रल स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर एक पार्टी का सरकार रहा और वो पार्टी कांग्रेस पार्टी रही सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय स्तर पर। और इवन जी बहुत सारे स्टेट्स के लेवल पे भी देखेंगे तो उसमें एक ही पार्टी का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था या एक ही पार्टी सत्ता में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी और वो था कांग्रेस पार्टी। लेकिन समय के अनुसार और परिवर्तन होता गया, बहुत सारे मुद्दे सामने आए और इसके फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय पार्टियां का उद्भव हुआ और क्षेत्रीय पार्टी आपस में गठबंधन बना करके सरकार को बनाने में सफल रहने लगी। और यहीं से शुरू होता है दल बदल का। चूंकि एक राजनीतिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है और लोगों को लगने लगा कि नहीं अमुक पार्टी सत्ता में जाने वाली है, तो लोग उसकी सदस्यता को ग्रहण कर लेते थे और अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ देते थे। तो इसके फलस्वरूप जो है राजनीतिक व्यवस्था का एक बहुत ही बुरा दौर शुरू होता है 1970 से लेकर के 1970 और 1980 के दशक में।
हमने क्या बोला, 1970 और 80 के डिकेड में दल बदल भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में एक गिरावट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि लोग जो है सत्ता पाने के लिए, सत्ता की लालच में एक दल से दूसरे दल में सदस्यता ग्रहण करने लगे। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, काफी ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी। कोई भी सरकार अपने कार्यकाल को पूरा करने में असमर्थ रहने लगी, क्योंकि दल बदल की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। कोई विधायक, कोई सांसद किसी भी राजनीतिक पार्टी को कभी भी छोड़ करके अपने व्यक्तिगत हित के लिए, किसके लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए दूसरी पार्टी से जा करके साठ गांठ स्थापित करने लगे थे। और यहीं से एक मुद्दा सामने आता है कि ये जो दल पर बदल की जो प्रवृत्ति है, इस पर क्या किया जाए, अंकुश लगाया जाए। और इसी अंकुश को लगाने के लिए दल बदल अधिनियम बनता है। क्या बनता है, दल बदल अधिनियम। और दल बदल अधिनियम बनता है 1985 में। ठीक है, ये कब बनता है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, 52वां संविधान संशोधन, और उसके बाद जो है दल बदल अधिनियम जो है पारित किया गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों का बैकग्राउंड जो है क्लियर हो गया होगा कि दल बदल कानून जो है क्यों आया, क्यों लाया गया। तो इसका एक ही रीजन याद रखिएगा कि लोग जो है व्यक्तिगत हित पाने के लिए एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाने लगे, और वैसी पार्टी में जाने लगे जिसको लगता था कि ये पार्टी सत्ता में आने वाली है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग को आप लोग समझ गए। इसके बाद हम लोग इसके संवैधानिक प्रावधान पर आएंगे। सेकंड जो पॉइंट है कि जब 52वां संविधान संशोधन किया गया, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स को ऐड किया गया। तो इसमें 2 आर्टिकल्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या हो गया, संवैधानिक प्रावधान हो गया आर्टिकल 102 का 2। ठीक है, और एक आर्टिकल था आर्टिकल 191(2). जब 52वां संविधान संशोधन किया गया, तो ये 2 आर्टिकल्स को ऐड कर दिया गया था। ठीक है, और इस 2 आर्टिकल्स में नियम और कानून बनाए गए कि दल बदल किसको माना जाएगा, क्या कंडीशन होगा कि किसी भी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर उसकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा। तो आप 3 पॉइंट को याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 102(2) को ऐड किया गया, और आर्टिकल 191(2) को। तो ये आपका संवैधानिक प्रावधान हो गया। ठीक है, इसके पश्चात जो है आप याद रखेंगे अयोग्यता का प्रावधान क्या था। इसमें डिफिनीशन दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है दल बदल के आधार पे कब अयोग्य माना जाएगा। तो उसकी भी बात किया गया कि दल बदल से हमारा मीनिंग क्या है। तो आप इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन कीजिएगा। अभी मैं जितना बैकग्राउंड पर आप लोगों से डिस्कस किया कि 52वां संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 2 आर्टिकल्स को ऐड किया गया, 191(2) और 102(2), ये 2 आर्टिकल्स को ऐड किया गया था। तो क्यों किया गया, उसमें क्या डिफिनीशन दिया, तो ये 4 पॉइंट को उसमें डिफाइन किया गया था कि अगर कोई सदस्य, अगर कोई मेंबर संसद या विधानमंडल से अपनी पार्टी को छोड़ देता है अपनी स्वेच्छा से। जैसे मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेंबर हूं, जैसे मैं कोई भी पार्टी का मैं मेंबर हूं, जैसे मैं जदयू का मैं मेंबर हूं, सपोज कर रहा हूं, इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से मत जोड़िएगा। मान लीजिए कि मैं जदयू पार्टी का मैं मेंबर रहा, ठीक है, विधायक रहा, और मुझे लगा कि अगले बार जदयू पार्टी सत्ता में नहीं आएगी,
तो मुझे दूसरी अदर पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए, मुझे राजद को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो अगर कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से पार्टी का त्याग करता है तो उसको दल बदल के अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरा बात है कि कभी कभी किसी मुद्दे पर वोटिंग होती है पार्टी के अंदर, सभी राजनीतिक पार्टी के अंदर वोटिंग होती है, और उस कंडीशन ये होता है कि उस राजनीतिक पार्टी के जितने भी मेंबर होते हैं उस मुद्दे पे अपना सकारात्मक मत देंगे, यानी निगेटिव मत देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई आदमी उस पार्टी से अलग मुद्दे पर अपना मंतव्य देता है, बयान देता है, अपना वोटिंग करता है, अपना मत देता है, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। यही कहलाता है पार्टी व्हीप का उल्लंघन करना, यानी कोई कोई सदस्य जो है अपने पार्टी व्हीप के नियमों का उल्लंघन करता है। ठीक है। तीसरा मुद्दा ये हुआ, अगर कोई निर्दलीय सदस्य, अगर कोई मेंबर है जो निर्दलीय सदस्य के रूप में इलेक्शन लड़ता है, चुनाव लड़ता है, और चुनाव के बाद वो जीत जाता है, और जीतने के बाद वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाता है, तब हम कहेंगे कि उसने दल बदल कानून का उल्लंघन किया। समझ रहे बात को? जैसे कि मान लिया जाए कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा विधानसभा का, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के पश्चात जो है मुझे कोई मंत्री का लालच मिला, कोई मुझे पॉलिटिकल पार्टी कही कि आप जो है मेरे पार्टी में आप आ जाइए, मैं आपको ये मंत्रालय में सौंप दूंगा। मैं उस मंत्रालय की लालच में मैं निर्दलीय पार्टी की सदस्यता को ख़त्म करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं ज्वाइन कर लिया, तो उसको भी दल बदल कानून के अंतर्गत ही रखा जाएगा। और चौथा है कि अगर कोई मनोनीत सदस्य है, कोई मनोनीत सदस्य है और मनोनयन के 6 महीने के बाद अपनी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो उसे भी हम लोग दल बदल कहेंगे। बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, राजनीतिक पार्टी का कोई भी सदस्य को दल बदल के अंतर्गत तभी माना जाएगा जब वो स्वेच्छा से अपनी पार्टी का त्याग करता है, दूसरा पार्टी के व्हीप का उल्लंघन करता है, और निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेता है, और चौथा जो है कोई मनोनीत सदस्य जो है 6 महीने के बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप ग्रहण कर लेता है। अगर 6 महीने के अंदर करता है तो वो दल बदल के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो ये 4 पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके पश्चात हम लोग चलते हैं, अयोग्यता का प्रावधान क्या है। देखिए, दल बदल कानून का अयोग्यता का प्रावधान, या आप कह सकते हैं कि दल बदल कानून का क्या अपवाद हो सकता है। तो ये अपवाद जो है ना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के संदर्भ में है। ये अपवाद जो है, दल बदल कानून जो है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के संदर्भ में लागू नहीं होता है। जैसे कि मान लिया जाए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना जाता है, सभापति या उपसभापति के रूप में चुना जाता है, लेकिन चुने जाने के बाद जैसे ही कोई राजनीतिक व्यक्ति, पॉलिटिकल आदमी अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में चुना जाता है, ठीक है, और चुने जाने के बाद जो है उसका जो मूल राजनीतिक पार्टी है, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई बीजेपी का कोई नेता है ना, और वो स्पीकर के रूप में चुने जाते हैं, तो जैसे ही स्पीकर पद की अपना शपथ ग्रहण करेंगे तो वो बीजेपी पार्टी को छोड़ देंगे। तब तक छोड़ देंगे जब तक कि वो इस पोस्ट पे रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही स्पीकर पद को छोड़ देंगे तो वो बीजेपी पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक जो है, आप कह सकते हैं कि अपवाद है, यहाँ पर एक अपवाद लागू हो जाता है। यहाँ पे आप अपवाद कह दीजिए, या अयोग्यता भी आप कह सकते थे। अपवाद का प्रावधान कहाँ कहाँ पर है, तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के संदर्भ में दल बदल कानून जो है लागू नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि अगर
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का 2/3 मेंबर अगर अन्य पार्टी में सम्मिलित हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति दल बदल कानून से के तहत नहीं आएगा, और हम कह सकते हैं कि उस पार्टी का क्या हुआ है, विलय हुआ है। उस पॉलिटिकल पार्टी का अदर पार्टी में क्या हुआ है, विलय हुआ है। उसको दल बदल के अंतर्गत हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी अपवाद है। पहला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद जैसे ही मिलता है लोगों को, तो इस पद पर बने रहने के बाद अपने मूल पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हैं, और 2/3 तिहाई मेंबर, मान लीजिए कि कोई पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उसके 2/3 मेंबर, मान लीजिए कि उसके पास 100 मेंबर हैं, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी लगभग अगर 66% अगर मेंबर अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसे हम लोग दल बदल में नहीं काउंटिंग करेंगे। इसे हम लोग काउंटिंग करेंगे कि उस पार्टी का विलय हुआ है। क्या हुआ है, विलय हुआ है। ठीक है, दल बदल नहीं हुआ है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और तीसरा मुद्दा आप कह सकते हैं कि विलय की स्थिति में मूल राजनीतिक दल में बने रहना। मान लीजिए कि कोई पार्टी का विलय हो गया, जैसे कि अभी कुछ समय पहले जो है न्यूज में आ रहा था, हालांकि वो गलत न्यूज थी, कि जदयू पार्टी और राजद पार्टी का आपस में विलय हो रहा है। ठीक है, तो विलय हो रहा, विलय होने के बावजूद भी अगर कोई मंत्री विधायक चाहेंगे कि मैं जदयू में ही अपना जो है सदस्यता बरकरार रखूं, तो वो रख सकते हैं, उनको दल बदल के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। वही बात यहाँ लिखी गई है कि विलय की स्थिति में मूल राजनीतिक दल में बने रहने की स्थिति में भी यह नियम जो है काम नहीं करता है। तो अभी तक आप 3 चीजों को पढ़ चुके हैं। पहला क्या आपने पढ़ा कि दल बदल का कब उद्भव हुआ, 1967 के लगभग में दल बदल का कॉन्सेप्ट, जब जब पॉलिटिकल पार्टी जब अनेक पॉलिटिकल पार्टी मिल करके जब गठबंधन का सरकार का उद्भव होता है, तो 1970 और 80 के दशक में दल बदल का कॉन्सेप्ट आता है। फर्स्ट में आपने ये चीज को समझ लिया कि 1970-80 में दल बदल क्यों ज्यादा चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था, जिसके कारण कानून बनाया गया। दल बदल होने के लिए क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या आशय है, आप इस चीज को समझ गए। और तीसरा पॉइंट आपने समझा कि ये दल बदल का अपवाद क्या है। ठीक है, ये 3 चीज को आप समझ गए। अपवाद में ये तीनों पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके चौथे डायमेंशन पे, जिसमें पक्ष की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पक्ष में आप देख सकते हैं कि ये दल बदल कानून का रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है कि दल में स्थिरता बनी हुई रहती है। क्या होती है, दल में स्थिरता सुनिश्चित रहती है। मान लीजिए कि जदयू पार्टी अपने सत्ता में आती है पॉलिटिकल पार्टी में, और उसके कुछ विधायक जो है दूसरी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, यानी जदयू पार्टी को छोड़ देते हैं, तब तो सरकार गिर जाएगी, तब तो राजद सरकार खुद बना लेगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो दलों में स्थिरता सुनिश्चित हो सके, व्यवधान रहित शासन में सहायक हो, यानी किसी भी प्रकार का प्रशासनिक गतिविधि, शासन की गतिविधियों में किसी भी प्रकार का रोक टोक ना हो। होता यह है कि जब गठबंधन की सरकार बनती है, गठबंधन नहीं, जब दल बदल कानून का डर नहीं रहता है, तो कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो जैसे ही दूसरी पार्टी को कोई मेंबर ज्वाइन कर लेता है, तो अल्पमत के साथ जो है पहली वाली पॉलिटिकल पार्टी गिर जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, शासन उसके हाथ से चला जाता है। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी फिर जो है अपना बहुमत साबित करती है और सत्ता पे स्थापित होती है। तो इसलिए दल बदल कानून का रहना जरूरी है, ताकि लोगों को इससे डर हो। ठीक है, तो ये 2 कारण से जो है दल बदल कानून जो है जरूरी है। पहला, दलों में स्थिरता सुनिश्चित हो, और दूसरा, व्यवधान रहित शासक हो। तीसरे मुद्दे की बात करेंगे, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिला, कोई उम्मीदवार है
राजद के टिकट पर इलेक्शन लड़ी और राजद के नाम पर वो कहीं किसी भी क्षेत्र से चुनाव जीत जाती है। लेकिन वो राजद के टिकट पर तो चुनाव जीते वो उम्मीदवार, लेकिन बाद में सत्ता के लालच में मान लीजिए कि वो जदयू की तरफ चले गए, तो इससे क्या हुआ? जनादेश का सम्मान हुआ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जनादेश का सम्मान नहीं किया। आपको लोग चुने थे, राजद पार्टी के नाम पे चुना गया था आपको, कि ये उम्मीदवार जो है राजद पार्टी का एजेंट है, राजद पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन आप तो जदयू की तरफ चले गए जीत करके। तो जनादेश का सम्मान हो सके इसलिए दल बदल कानून का होना जरूरी है। ठीक है, इसके पश्चात आप और बात को ध्यान में रखेंगे, लाभ या लालच के लिए दल बदल पे रोक। कोई कोई लोग जो होते हैं लालच के कारण कि वहाँ पे उस पार्टी में जाएंगे तो हमें जो है अमुक सत्ता मिल जाएगा, अमुक मंत्रालय मिल जाएगा, इसकी लालच में लोग जो है दल बदल करते हैं। तो इन सारे गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए दल बदल कानून का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो पॉइंट हुआ ये दल बदल कानून के पक्ष में हुआ कि दल में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, व्यवधान रहित शासन में सहायक बनने के लिए, जनादेश का सम्मान करने के लिए और लाभ और लालच के लिए दल बदल पर रोक जरूरी है। इसलिए दल बदल कानून का होना जरूरी है। तो ये इसका पक्ष पॉइंट हो गया। उसके बाद जो है विपक्ष पॉइंट पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष का पॉइंट क्या है? इसके कुछ नेगेटिव साइड भी हैं कि संवाद की संस्कृति का अभाव है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, संवाद की संस्कृति का अभाव इसलिए बोला जाता है कि इसमें किसी भी सदस्य को अपना व्यक्तिगत विचार नहीं रख पाता है, यानी वो पार्टी लाइन से ऊपर अपनी महत्वपूर्ण विचार को नहीं रख सकता। मान लीजिए कि कोई पार्टी जो है किसी मुद्दे पर आपस में विचार स्थापित की कि नहीं, हमें जो है सपोज डैट हमें जो है जो कैब कानून आया था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, हमें जो है इसको रोक देना चाहिए, विरोध करना चाहिए। जो बीजेपी गवर्नमेंट जो ला रही है, ठीक है, वो बीजेपी गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है कैब को ला करके। अब इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के बीच, सदस्यों के बीच मतभेद हो गया। कोई मेंबर कह रहा है कि नहीं कैब सही है, कोई मेंबर कह रहा है कि कैब सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, संवाद की संस्कृति का अभाव हो जाता है। कहने का मतलब ये है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी मेंबर अपने पार्टी से विपरीत मत नहीं रख सकता है। ठीक है, विपरीत मत नहीं रख सकता है, अपना विपरीत मत या विचार नहीं रख सकता है। जो पार्टी कह रही है उसी पार्टी का आपकी बातों को मानना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं मानते हैं तो दल बदल के तहत आपको क्या कर दिया जाएगा, उस पार्टी का मेंबर से हटा दिया जाएगा और आप उस पार्टी के लिए अयोग्य बन जाएंगे। इसलिए होता है क्या है कि कोई भी डर से व्यक्ति जो है पार्टी के विपरीत जाकर के कोई बयानबाजी नहीं करता है। आप देखे होंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई वरिष्ठ मेंबर अगर कोई बयान देता है तो उसके अधीनस्थ जितने भी मेंबर होते हैं वो उसी बयान को दूसरे लैंग्वेज में केवल बोलते हैं, लेकिन बयान अलग नहीं देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं और भी देता हूं। ठीक है, बहुत क्लास लंबी हो जाएगी, छोड़िए, आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है। पार्टी राज का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है जनता की बातों का सम्मान नहीं होता है, दल की शासन व्यवस्था होती है। आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, लेकिन आप देखेंगे कि प्रतिनिधि को अपना बयान रखने का अधिकार नहीं है, अपना मत रखने का अधिकार नहीं है। जो पार्टी कह रही है, जो पार्टी के वरिष्ठ जो मेंबर हैं, जो सर्वोपरि हैं, वो जो कह रहे हैं
वही प्रतिनिधि भी मान रहे हैं, लेकिन नियम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिनिधि तो जनता के एजेंट है ना, तो प्रतिनिधि को भी अपना मत रखने का अधिकार होना चाहिए। तो इस दृष्टि से दल बदल कानून जो है अच्छा नहीं है। और आप देखेंगे तीसरे पॉइंट में कि जो भी वर्ल्ड में जो भी कंट्री हैं जहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया काफी ज्यादा परिपक्व हो चुकी है, सुदृढ़ हो चुकी है, वहां पर क्या है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी मेंबर अपने पार्टी से अलग रह करके भी मत दे सकता है। कहने का मतलब है कि जो बीजेपी में, सपोज डेट बीजेपी के अंतर्गत जो है, जो मोदी जी जो बयान दिए, जो अमित शाह जो बयान दिए, उस बयान से अलग जो है, अलग भी बयान अदर मंत्री दे सकते हैं। ऐसा अलग अलग कंट्री में है, जैसे इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यहाँ पर भी लोकतांत्रिक प्रणाली है। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में भी लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो हमारे देश में भी इस पर रोक लगना चाहिए। हमारे देश में भी ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें कोई भी उम्मीदवार जो है, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी जो मेंबर है, अपने पार्टी से अलग मत रख सकता है, और उस मत का रखने का आधार जो होगा वो जन कल्याण होगा। अगर कोई उम्मीदवार जन कल्याण की बात को कर रहा है तो मोदी जी और अमित शाह के बात से अलग अपना मंतव्य रख सकता है, जैसा कि अलग कंट्री में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट डायमेंशन पे आते हैं। इसके समक्ष कुछ कुछ चुनौतियां भी है। तो अब अभी आप लोग क्या समझ गए, दल बदल कानून का पक्ष क्या है, दल बदल कानून का विपक्ष का पॉइंट क्या है। विपक्ष कहने का मतलब आप लोग समझ गए कि दल बदल कानून उचित नहीं है, सही नहीं है दल बदल कानून। हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं दल बदल कानून का। क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? क्योंकि यहाँ पे संवाद की संस्कृति का अभाव है। ठीक है, तो हम लोग विपक्ष को सपोर्ट नहीं करते। विपक्ष का मतलब क्या हुआ, दल बदल कानून को हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें संवाद की संस्कृति का अभाव होता है। एक मेंबर दूसरे मेंबर से संवाद नहीं कर पाता है। इसमें वही बात रखी जाती है कोई, जिसमें कोई पार्टी का वरिष्ठ नेता डिसीजन ले लेता हो, यही पार्टी राज है। और यही जो है अपना एग्जाम्पल है कि बहुत सारे कंट्री में लोकतांत्रिक प्रणाली होने के बावजूद भी वहां पर संवाद होता है। कोई भी उम्मीदवार को अपना बयान रखने का अधिकार है, लेकिन इंडिया में नहीं है। इसलिए दल बदल कानून का हम विपक्ष में समर्थन करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो कमेंट किया कीजिए। अगर नहीं समझ में आएगी तो उसका और भी तरीका है, ठीक है, उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। और चुनौती में क्या लिखिएगा कि अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका। आप इसमें लिख सकते हैं कि देखिए होता क्या है ना, इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसके दल बदल कानून के समक्ष ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, और इसको जोड़ करके भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि क्या दल बदल कानून में जो अध्यक्ष, और जो अध्यक्ष की जो भूमिका है वो विवादास्पद कैसे हो जाती है। देखिए होता क्या है कि अगर कोई, अभी मैं आपको समझाया कि अगर कोई 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 मेंबर जो है, किसी पार्टी का मेंबर स्पीकर बनता है या डिप्टी स्पीकर बनता है, अध्यक्ष पद पर मनोनीत होता है, तो नियम ये कहता है दल बदल के तहत कि जैसे ही अध्यक्ष पद का आप शपथ लेते हैं तो आप अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हैं। आपका जो अपना पॉलिटिकल पार्टी से जो संबंध है, उस संबंध को आप छोड़ देते हैं। लेकिन नियमतः तो वो छोड़ देते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन भावनात्मक रूप से उस पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और और जब होता क्या है, जब अपने पार्टी के फेवर में कोई डिसीजन लेना होता है तो ये अध्यक्ष अपने पार्टी के ही पक्ष में डिसीजन लेते हैं विधानमंडल में या संसद में। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। या कोई, अगर कोई मेंबर अयोग्य पाया गया दल बदल कानून के आधार पे, तो अगर कोई अपने पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई बात रहा तो उसका डिसीजन वो देर से लेते हैं, ताकि मामला थोड़ा सा
पॉजिटिव हो जाए, और अगर दूसरी पार्टी की बात होती है तो दूसरे पार्टी का डिसीजन वो गलती जल्दी ले लेते हैं अध्यक्ष। ठीक है। और दूसरा है 91 संविधान संशोधन। 91 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक नियम बनाया गया, और ये 2003 में हुआ था कि दल बदल तभी माना जाएगा जब 2/3 मेंबर्स किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर दे लेते हैं। पहले 1/3 था। तो इस यही सब चुनौतियां हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए। और उसी को तीसरे पॉइंट में लिखा गया है कि केवल एक साथ कई सदस्यों को दल बदल की अनुमति है। अगर कोई एक एक मेंबर अगर ज्वाइन, कोई एक मेंबर है और राजद में चला गया, चाहे जदयू में चला गया, तो आप इसको दल बदल में कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अगर ग्रुपिंग के आधार पे होता है, अगर 2/3 अगर सदस्य किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को, अदर पॉलिटिकल पार्टी को अगर ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप इसे दल बदल कानून के तहत आप समीक्षा नहीं कर पाते हैं, यानी अयोग्य घोषित नहीं कर पाते हैं। तो ये सब इसमें चुनौतियां हैं, जिसमें दल बदल में अगर आप सुधार करते हैं तो दल बदल कानून हमारा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं इसे फाइनली जो है मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। इसमें चुनौती क्या क्या हो गया, तो अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका। इसमें लिखना क्या है कि भले ही अध्यक्ष जो है कोई मेंबर जो है अध्यक्ष पद के लिए अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत होने के बावजूद भी अपना पॉलिटिकल पार्टी से लंबे समय तक भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, और विधानमंडल और संसद में कोई भी मुद्दा अगर अपने पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आता है तो अपने पॉलिटिकल पार्टी के ही पक्ष में डिसीजन लेता है। तो अध्यक्ष की विवादास्पद भूमिका होती है, इसमें संशोधन करने की जरूरत है। और जब इसमें आप संशोधन कर देंगे तो दल बदल कानून हमारा जरूर प्रभावी हो जाएगा, और इसके समक्ष जो चुनौतियां हैं वो दूर हो जाएगा। दूसरा, 91 संविधान संशोधन में जो 2/3 मेंबर की बात की गई है कि 2/3 मेंबर अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, उसको विलय माना जाएगा। इसमें भी समीक्षा करना जरूरी है। ठीक है। और तीसरा नंबर में केवल एक साथ कई सदस्यों को दल बदल की अनुमति देता है, जो कि गलत है, और ये दल बदल कानून के समक्ष जो है चुनौती है। मेरी कोशिश होती है कि 20 से 25 मिनट में क्लास को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आप लोग लंबा वीडियो भी नहीं देखते हैं। और अगर आप इतने कंटेंट को लिखते हैं, और निष्कर्ष अपने मन से पॉजिटिव लिख लीजिएगा कि दल बदल कानून जो है बहुत हद तक प्रभावी है, लेकिन इसमें जो कमियां हैं, जो चुनौतियां हैं दल बदल के समक्ष, उसमें थोड़ा बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो थैंक यू। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है। और ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।